संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संगठन। प्रश्न नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? उत्तर है सी 1968। वर्ष 1968 में मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई। प्रश्न नंबर 2 है, यूडीएचआर का विस्तार कीजिए। तो उत्तर होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उत्तर होगा यूडीएचआर का विस्तार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। प्रश्न नंबर 3 है, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो उत्तर है सी यानी 10 दिसंबर को। प्रश्न का व्याख्या, वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई तथा 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा जारी की गई। इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने धाराएं हैं? तो उत्तर है ए 111 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उत्तर है ए संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 में को लंदन में हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? तो उत्तर है ए सभा। प्रश्न नंबर 6 का व्याख्या है, 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटों दक्षिण पूर्व एशिया के देश का सैन्य संगठन गठबंधन था। इस संगठन का अंग नहीं है। इसके प्रमुख सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और फिलीपींस, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 जून 1977 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया? तो उत्तर है सी चार्टर के 11वें अनुच्छेद में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 11वें अनुच्छेद महासभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निशस्त्रीकरण के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर महासभा विचार करती है तथा अन्य अभिकरणों को सिफारिश करती है। प्रश्न नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन को अंगीकृत किया गया था? उत्तर है बी यानी याल्टा सम्मेलन को। जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो उत्तर है सी यूके, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण अंग है जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उद्देश्य 23 सुरक्षा परिषद की रचना तथा सदस्यों को संबंधित। इस परिषद में 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में शामिल है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन तथा फ्रांस। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो उत्तर है अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना। ये नहीं है और बाकी है क्या? युद्ध रोकना और शांति स्थापना करना, मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये सब है। प्रश्न नंबर 11 है, मोर्टन काप्लन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था कितने प्रतिमान है? तो उत्तर है बी यानी 6। काप्लन के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत को 6 प्रतिमानों में विभाजित किया। शक्ति संतुलन सिद्धांत, शिथिल द्विध्रुवीय निकाय और दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय और सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय, इकाई वीटो निकाय। प्रश्न नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया? तो उत्तर है
26 जून 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र 50 राज्यों ने हस्ताक्षर किया। चूंकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सका। उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। सरकार के गठन के पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न नंबर 13 है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम त्रिनिशास्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। तो उत्तर होगा सी 1970 से 80 के बीच में। 16 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 2602 में 1970 से 80 के दशक में प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया। प्रश्न नंबर 14 है। एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है डी, मध्य एशिया। पमीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। इस पठार को स्थित मध्य एशिया है, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है। किसने कहा जब तक मोर्गेनेथो के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वैज्ञानिक अध्ययन का कोई प्रगति संभव नहीं है? उत्तर है बी, बेनो वासरमैन ने कहा था। बेनो वासरमैन ने द साइंटिफिक प्रोटेंशियस ऑफ प्रोफेसर मार्कथ्यू के थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मार्कथ्यू ने सिद्धांत के निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों का पर आधारित मानव प्रकृति संबंधी धारणा तथा अनुमानों पर आधारित धारणा को मार्कथ्यू के सिद्धांत के अवैज्ञानिक बना दिया। प्रश्न नंबर 16 है। किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा उसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होता है, इन दोनों तरह के राष्ट्रों के बीच का वैज्ञानिक संबंध है? तो उत्तर ए, मोर्गेनेथो ने कहा है। मोर्गेनेथो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में लिखा है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध की वह स्थिति उसमें जिसमें एक राष्ट्र स्वभावतः दूसरे राष्ट्र की इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है, शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसमें जो शक्ति का प्रयोग करता है और फिर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसके बीच एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध बन जाता है। प्रश्न नंबर 17 है। देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उत्तर है फ्रेंच भाषा से। देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश देतांत को दो तरह से परिभाषित करता है। इसके अनुसार यह राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का अंत होता है तथा राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण समझ की स्थापना। प्रश्न नंबर 18 है। एकमात्र देश जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया? उत्तर है सी, इंडोनेशिया। शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थन माना जाता है और 21 जनवरी 1965 को इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्यागने की घोषणा कर दी, जिसका प्रमुख कारण था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। प्रश्न नंबर 19 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी जाती है? तो उत्तर है पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी की राज्य। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात राष्ट्रकुल के स्वतंत्र सदस्यों के साथ साथ संघीय इकाइयों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, चूंकि पूर्व सोवियत संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था। अतः रिक्त पदों के लिए उत्तराधिकार प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्षेत्रफल, जनसंख्या और सैन्य शक्ति के आधार पर रूस को पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। प्रश्न नंबर है 20। सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुखता उत्तरदायी है? तो उत्तर है गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में मध्य में सोवियत संघ का कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इस सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी ने नेताओं द्वारा विरोध किया गया। इसी कारण से गोर्बाचेव को सोवियत संघ का विघटन का प्रमुख नेता माना जाता है। प्रश्न नंबर 21 है। भारत सोवियत संघ शांति मैत्री का सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 1971 में भारत सोवियत संघ संधि मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर अगस्त 1971 में हस्ताक्षर हुए। इस संधि का उद्देश्य तत्कालीन समय में उत्पन्न खतरों से भारत को निपटाना था। शांति मैत्री एवं सहयोग संधि की धारा के 9 में उल्लेख किया गया है बाहरी खतरे से उत्पन्न परिस्थितियों पर दोनों देश मिलकर विचार करेंगे। प्रश्न नंबर 22 है। हित समूह पाए जाते हैं? तो उत्तर है डी, सभी देशों में। केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवाद समाजों में, केवल सर्वाधिकारवादी देशों में, तो सभी देशों में पाए जाते हैं समूह।
प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों प्रत्येक देश में ही समूहों का अस्तित्व होता है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक प्रक्रिया खुली होती है, परंतु सर्वाधिकार राज्यों में दबाव समूहों के और सत्ता के अनुरूप चलाना पड़ता है। जो भी समूह सत्ता की आलोचना करता है उन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, मार्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो उत्तर है ए राजनय। मार्गेंथो राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, परंतु वह शक्ति के अंदर सैन्य शक्ति को शामिल नहीं करता। सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का अवयव मात्र है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है। युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय हित प्राप्त करने से सर्वत्र अराजकता और अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अतः राजनय के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है। प्रश्न नंबर 24 है, परमाणु अप्रसार संधि के अलग होने वाला प्रथम देश कौन है, तो उत्तर है सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि का अलग होने वाला प्रथम देश है। दिसंबर 1985 में वह इस संधि को शामिल हुआ था तथा जनवरी 2003 में इस संधि से अलग होने की घोषणा कर दी। प्लूटोनियम संबंधी सुविधाओं को पुनः आरंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 25 है, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो उत्तर है डी नेतृत्व। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य एक अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के द्वारा अपने संतुलनीय संसाधनों और परिसंपत्तियों को इस प्रकार से उपयोग कर अपनी क्षमता को बढ़ाना है ताकि अपने अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। अतः इन दोनों विचारकों ने राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व माना है। प्रश्न नंबर 26 है, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक है, तो उत्तर है डी रॉबर्ट शुमैन। रॉबर्ट शुमैन को यूरोपियन एकता का वास्तुकार माना जाता है। 1948 और 1952 के फ्रांस के विदेश मंत्री रहे। जीन मेनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि तैयार की। 1950 में प्रकाशित किया, जिसे अब यूरोपीय संघ में जन्म के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार में क्या सही है, सी वाला सही यानी दूसरा और तीसरा सही है। तो शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों के समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। प्रश्न नंबर इसकी व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर राज्यों के समर्थन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होने के कारण नीतियों को अपने पक्ष में कराने के लिए कमजोर राज्य की आवश्यकता है। उदाहरण, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, पर्यावरणीय सम्मेलन इत्यादि कमजोर राष्ट्र की आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्ति के लिए अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। साथ ही कमजोर राज्य उस स्थिति में नहीं होते हैं जो कि शक्तिशाली राज्यों पर दबाव डाल सके। प्रश्न नंबर 28 है, नाटो व वर्साय संधि के मध्य में निःशस्त्रीकरण की संधि कब हुई, तो ये है 1990 में। 1990 यानी 19 नवंबर 1990 के पेरिस सम्मेलन में नाटो और वर्सा के मध्य परंपरागत शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर। इस संधि में टैंकों, तोपों तथा सैनिक सशस्त्र युद्ध गाड़ियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों गुटों के पास अधिक से अधिक 20,000 टैंक और 30,000 युद्धक गाड़ियां और 6800 लड़ाकू जहाज तथा 2,000 हेलीकॉप्टर होने की व्यवस्था की गई। निरूपण करता है। विदेशी नीति सिद्धांतों और व्यवहारों का समुच्चय है जिसके आधार पर सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेशी नीति भी सभी देशों की भिन्न होती है। इन सभी विदेशी नीति का सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही की जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना इस वर्ष हुई, तो उत्तर होगा डी यानी 1993 में।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। इस 8 सदस्यीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 33 है, मैग्ना कार्टा इस वर्ष पारित किया गया, तो उत्तर है बी यानी 1215 में। मैग्ना कार्टा जिसे स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है, किंग जॉन द्वारा 1215 को पारित किया गया। कुछ कानून आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी भी सज़ा नहीं दी जा सकती है। गलत तरीके से कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अमेरिका के 1776 में लिखे संविधान में मैग्ना कार्टा के कुछ भाग को शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है? उत्तर है ए कैनेथ वाल्टज। नव यथार्थवाद का या संरचनात्मक यथार्थवाद का संबंध कैनेथ वाल्टज से है। इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत से मिलाकर किया। अंतर्राष्ट्रीय संरचना को विश्लेषण करते हुए वे इसे अराजकतापूर्ण मानते हैं, जिसका तात्पर्य है कि राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने का कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से संचालित होते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, किसने कहा था कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो उत्तर है बी मार्गेनथाउ। तो मार्गेनथाउ ने लिखा है कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। राष्ट्र हमेशा शक्ति के साधन द्वारा ही राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते हैं तथा कार्य करते हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? तो उत्तर है बी सामूहिक हित। सामूहिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से आदर्शवादी सिद्धांत का अंग है। इस अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की अपेक्षा सामूहिक हित को प्रधानता प्राप्त होती है। यदि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण हितों की उपेक्षा सामूहिक हित को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 37 है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है? तो उत्तर है ए संधिवार्ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी का सिद्धांत संधिवार्ता पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो पक्षों के पारस्परिक संबंध अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है? तो उत्तर है ए सत्ता की राजनीति पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सत्ता या शक्ति की राजनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। संघर्ष इसका स्वरूप तय करता है तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसी आधार पर मार्गेनथाउ शक्ति को साधन और साध्य को दोनों मानते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण को दर्शाता है? तो उत्तर डी 1, 3 और 4। यानी एक है राज्यों के अर्थव्यवस्था का बढ़ावा विलय, और तीसरा सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता। वर्तमान वैश्वीकरण के अनेक आयाम प्रकट होकर सामने आए हैं, जिसमें से अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सूचना संजाल और अनेक देशों के मध्य भौगोलिक अंतर्निर्भरता प्रमुख है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के नियमन के लिए बनी संस्थाएं सभी देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार औद्योगिकरण की आवश्यकताओं ने भौगोलिक अंतर्निहित के लिए बढ़ावा दिया। जैसे जापान को कोयले एवं लोहे के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं भारत को संबंध बढ़ाना पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित। उत्तर है सी मानव होने के नाते मानव की गरिमा
ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकार का उल्लेख मैग्ना कार्टा 1215 में पाया गया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न विभीषिका और शरणार्थियों की समस्या ने इसके महत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया। मानवाधिकार मानववाद की इस मान्यता को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है। मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के साथ जीना मानव अधिकारों का मूल मंत्र है। प्रश्न नंबर 41 है, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है। उत्तर है डी, तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। वर्तमान विश्व परिदृश्य में आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक मामलों में तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका बढ़ी है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं तत्व T20 जैसे संगठनों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 42 है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था। तो उत्तर है डी, यानी कि सोवियत संघ का विघटन। शक्तिशाली सोवियत संघ विचारधाराओं संघर्ष पूंजीवादी क्षेत्र देशों के उलझा रहा, विश्व को साम्यवादी देशों से उलझा रहा तथा विश्व को साम्यवादी ढांचे को ढालने में सनक ने शीत युद्ध को जन्म दिया। आंतरिक और बाह्य कारणों से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अंततः सोवियत संघ को अपने अस्तित्व में बचाने के लिए विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। प्रश्न नंबर है 43। निम्न में से कौन सा निर्णयों को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त में सभी शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों राज्यों का प्रवेश, बजट संबंधी मामले। प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में संगठनों में कौन सा शांति और संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। उत्तर है बी, यूनेस्को का संक्षिप्त नाम, जिसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में की। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके सदस्यों की संख्या 195 है। एसोसिएट सदस्य 8 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह वैश्विक सांस्कृतिक और आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण संगठन शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 45। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर है पेरिस में। प्रश्न नंबर 46। प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन कहाँ हुआ। तो उत्तर है भी कब हुआ। तो 1932 में हुआ। विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 2 फरवरी 1932 में जिनेवा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 60 देशों के प्रतिनिधियों में बड़ी सेना एवं नौसैनिक बल बनाए रखने के सभी देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य हथियारों को कम करना, सीमित करना था। लीग ऑफ नेशंस अनुबंध के अनुच्छेद 8 के अनुपालन में व्यापक उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया गया। प्रश्न नंबर 47 है, ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है। तो उत्तर है डी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सम्मिलित हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक की स्थापना 2009 में किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को सुधार करना था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने भी ब्रिक की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसे अब ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था। उत्तर है भी 2010 में। 2010 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ। इन देशों के समक्ष प्रमुख चर्चा के मुद्दे हैं वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय संकट, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्वाचन के तरीके, G20 के मामले में जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र में सुधार इत्यादि। अंत में ब्रिक्स देशों ने सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों पर सहमति व्यक्त की। प्रश्न नंबर 49 है, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से। वर्ष 1945 और 1991 में मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच असैन्य संघर्ष को शीत युद्ध कहा गया। विशेष रूप से 2 विरोधी राजनीतिक प्रणालियों वाले देशों ने जो प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष की बजाय अपनी विचारधारा
के आधार पर स्वयं के प्रभाव को बढ़ाने तथा विरोध के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग जॉर्ज लिस्का ने किया था। प्रश्न नंबर 50 है, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, क्या कथन है? तो मार्गनेथो ने सामूहिक सुरक्षा के विषय में पोलिटी समोंग नेशन में लिखा है कि यदि किसी देश की सुरक्षा को संकट हो तो बाकी सभी देश मिलकर उस संकट का सामना करेंगे। इससे सभी देश प्रत्येक की सुरक्षा का स्थान रखेंगे मानो उनकी अपनी सुरक्षा सबसे खतरे में है। तात्पर्य यह है कि एक सभी के लिए, सभी एक के लिए।